सांसद विवेक तनखा जी मौजूद हैं। सर, आप वोट डाल के आए हैं, क्या अपील सबसे पहले आपकी लोगों से होगी? देखिए, मेरी सबसे पहले लोगों से अपील होगी कि जिस संख्या में आप यहाँ आज सुबह मैं देख रहा हूँ आज लोग आए हैं, इसका मतलब लोगों को इस चुनाव में बहुत दिलचस्पी है और प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि लोगों को चुनाव में दिलचस्पी है। दूसरी चीज़, मैंने तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया सबसे, मैंने कहा मेरे को इलेक्शन कैंपेन में जाना है, अगर आप अनुमति दें तो मैं वोट दे दूँ। शुरू में सबकी अनुमति से फिर मैं अंदर गया, मैं वोट दे के आया। जब मैं अंदर गया तो मैंने बैलेट बॉक्स देखा। उस बैलेट बॉक्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये ही प्रजातंत्र को सुरक्षित रखता है। यही बैलेट बॉक्स है जिससे लोग अपनी बात बोलते हैं और एक नई फिजा लाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया फिजा का इलेक्शन है, प्रजातंत्र वापस आने का इलेक्शन है। चाहे वो महिला न्याय बोलिए, युवा न्याय बोलिए, श्रमिक न्याय बोलिए, जिसके प्रति भी न्याय बोलिए, ओबीसी एसटी एसटी का न्याय बोलिए, समांतर न्याय बोलिए, ये न्याय का इलेक्शन है। ये प्रजातंत्र के बचाने का इलेक्शन है। एक नई व्यवस्था फिर वापस लाने का इलेक्शन है। इमरजेंसी के बाद जैसे एक बदलाव का वातावरण बना था, मुझे अघोषित इमरजेंसी के अगेंस्ट ये एक इलेक्शन दिखता है। हाँ बिल्कुल सर, अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस मैदान में है? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा है हमको प्रजातंत्र को बचाना है। अगर हम प्रजातंत्र को अपनी नहीं बचा पाएंगे तो शायद हम अपने बच्चों को आगे चल के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जब मौका था प्रजातंत्र को बचाने का तो हम क्या कर रहे थे। अगर बात की जाए तो 400 पार का नारा कहीं ना कहीं बीजेपी दे रही है और लगातार बीजेपी की ये एक आदत सी पड़ गई है कि सब जगह बीजेपी इन नारों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। जहाँ जहाँ भी उन्होंने 400 पार का या 200 पार या 50 पार या 60 पार का नारा दिया, चाहे वो दिल्ली में दिया, चाहे मिजोरम में दिया या दूसरे प्रांतों में दिया, सब जगह तो फेल हुए हैं। बंगाल में फेल हुए हैं, बिहार में फेल हुए हैं, झारखंड में फेल हुए हैं, सब जगह तो उन्होंने ऐसे नारे दिए थे। अब मैं संख्या तो मुझे याद नहीं है, पर सब जगह ये बोला करते थे। तो ऐसी पार्टी जो नारों के सहारे अपने आप को प्रजातंत्र का लीडर बनाना चाहती है, संभव नहीं है। प्रजातंत्र की लीडर वही बनेगा जो सबको साथ लेके चलेगा, जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करेगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर अगर सबसे पहले तो अपील कहीं ना कहीं मतदाताओं को लेकर की है कि सबसे ज़्यादा जो है वो मतदाता सामने आए और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है वो मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं कि किन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, पिछली बार प्रत्याशी के तौर पे, इस बार मंत्री के तौर पे क्या आपके मन में रहेगा जब आप बटन दबाएंगे? हम तो सभी प्रत्याशी हैं और हम हर बार ही कमल के निशान के लिए कैंपेन करते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन हर बार एक विचारधारा है, हर बार एक संकल्प है पारदर्शिता से भारत को मजबूत करने का, राजस्थान को मजबूत करने का। तो चाहे मैं प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर वोट डालूं या एक मात्र मतदाता के रूप में, जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, भाई भतीजा, पंचायत सरपंच या पार्षद का चुनाव नहीं, ये राष्ट्र का चुनाव है और एक ऐसे पड़ाव पर है जब राष्ट्र दुनिया के अंदर उस रेस में सबसे आगे जा रहा है। तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था 2029 तक बन जाएगा और उसका निर्माण कौन करेगा? आखिरकार हमारे मतदाता करेंगे। तो मतदाता जो इसे सुन रहे हैं यही निर्माता है नव भारत के और प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। Last question to you. What are the main issues, sir? Because you've been roaming on ground as well. क्या जनता के मन में इस वक्त चल रहा है? What are the main issues on ground you believe that will be in their mind when they press the button? So 75% of the population lives in the rural areas, and Prime Minister has already made it clear that there are four segments mainly, which is women, youth, the farmers, and the poor. So he is empowering these four categories of people. And when the country is getting economically more powerful, that power is translating into benefits to the people, not for votes, but to empower them, so that they contribute to nation building. And this is the most transparent government that has been there. And so therefore in the next 5 years, there's going to be a massive transformation, because in the last 10 years, there's been a big change, massive transformation in the next 5 years. And by 2047, we are a developed nation.
Thank you so much. Thank you so much. ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर. As he said, of course, last time he was a candidate. This time he's a voter. He's a minister in Rajasthan government. But he's saying we are all candidates. We are all, of course, fighting unitedly under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. From Jaipur Rural Lok Sabha seat, Uday Pratap Singh, India News और News X के लिए जयपुर से कैमरामैन आकाश के साथ. उनमें काफ़ी जोश इस समय है और मुझे लगता है कि युवा अपने भविष्य के प्रति चिंतित है और अपना भविष्य विकसित भारत में देखता है. विकसित भारत होगा तो हमारा युवा खुश होगा, उसके चेहरे पे खुशहाली होगी, समृद्धि होगी और वो समृद्धि वो मोदी जी में देखना चाहता है. आपने भी 1 महीने तक लगभग चुनाव प्रचार किया, कितनी उम्मीद है इस बार? 100%. सभी पांचों लोकसभा पांचों लोकसभा भाजपा जीतेगी. ये थे हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कह रहे हैं कि पांचों लोकसभा सीट जीतेंगे. जो चुनाव प्रचार तकरीबन 1 महीने का रहा है यहाँ पर और लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं. Okay, Javed Hussain meanwhile is available from Kairana. Belly Thomas joining us from Coimbatore to get us perspective. I still have Anita Harian with me. Suzy Ben Shah is still with us. More guests joining us. I'll introduce them as we get a chance. Javed, let me come across to you in Kairana, where of course a very hot ticket battle was fought in the previous Lok Sabha elections. A bit quieter this time. What are the people saying? वहाँ पर क्या मतदान का क्या मुद्दा है? देखिए, यहाँ पर सुबह से ही बहुत काफ़ी तादाद में महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी यहाँ पर वोट कर रही हैं. लंबी लाइनें लगी हुई है. इस वक्त मैं जैन धर्मशाला कैराना का ये सबसे हॉट ये बूथिंग यहाँ पे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर इकरा हसन थोड़ी देर में यहाँ पर वोट डालने आने वाली हैं. लेकिन लोगों में एक ऐसा लोगों के बीच है जैसे कोई फेस्टिवल हो. हालांकि लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान के एक किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, लेकिन ये कैराना पहले स्टेप के लिए लोकसभा इलेक्शन के लिए बहुत ही हॉट ये सीट बना हुआ है. इकरा है तो उनके सामने प्रदीप चौधरी है. कुछ यहाँ पे वोटर्स हम उनसे जानते हैं इस बार लोगों का मुद्दा क्या है इस बार के इलेक्शन को लेकर. मुद्दा एक ही है और वो है बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा के स्तर में जितना भी विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है. आपने वोट डाल दिया? जी, मैं वोट डालने जा रहा हूँ और मेरे यही मुद्दे हैं और मैं इसी मुद्दे पे वोट डालूंगा. यहाँ पर और क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों को, एक आम लोगों के लिए कैराना को लेकर? कैराना इस बार पहले स्टेज के लिए बहुत बड़ा मतलब काफी सुर्खियों में रह रहा है. ये मुद्दे यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी और इसी का होना चाहिए भाई. शिक्षा मिलनी चाहिए यहाँ से. मुद्दों पे आप लोग वोट डाल रहे हैं इस बार? बेरोजगारी पे. बेरोजगारी जी. क्या इस बार ट्रेंड चेंज हो रहा है? विकास को भी लेकर कुछ है? जी बिल्कुल होगा. देखिए, ये जैन धर्मशाला कुछ लोग यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं. सर, इस बार आप लोगों ने वोट डाल दिया, क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के? अब डाल लेंगे जी, अब जा रहे. मुद्दा क्या है इस बार के विकास ही हो रहा है जी सारा. कैराना बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है. इकरा हसन है तो सामने प्रदीप चौधरी काफी सुर्खियों में रह रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का पहला चरण का यहाँ पे चुनाव हो रहा है. यूपी में और भी जगह हो रहा है, लेकिन जो ये आपको कैराना ये काफी फेम है. क्या वजह है और क्या लोगों के मन में विकास है? इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं इस बार? भाई मुद्दे तो अभी और कुछ है नहीं, विकास ही चाह रहे हैं लोग. Okay, stay with me. Shivraj Singh Chauhan, former Chief Minister of Madhya Pradesh, speaking out. Let's quickly listen into what he's saying. कि जनता की सेवा करने का फिर एक बार अवसर दिया है. विदिशा संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है. यहीं मेरा जन्म हुआ. यहीं से बचपन से ही मैंने संघर्ष प्रारंभ किया जनता की सेवा के लिए और फिर सांसद और मुख्यमंत्री बनने पर विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और इसी जनता की सेवा का एक बार फिर सौभाग्य मिला है. मैं ये सोच के भी आनंदित हूँ कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होना है. विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत भी और विश्व गुरु भारत भी. ऐसे भारत के योगदान में सांसद के रूप में मुझे भी गिलहरी की तरह अपने योगदान का अवसर मिलेगा. मैं अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास और अपने देश के लिए काम करने का प्रयास करूंगा.
Okay, all right. You heard Shivraj Singh Chauhan there, of course, asked by the BJP to contest a seat. Hopefully, he'll be hoping he can win one after he led the state to an electoral return, but of course, not as a return for him as Chief Minister. Okay, let me open up this conversation in just a bit to our guest. Alok Mehta, Editorial Director of India News, also joining us. Advocate Gyanendra Mishra is with us. Vishwas Pathak is joining us to replace Vinita ji, representing the BJP. Ikram Sandhu joining us, representing the Congress, and Madhav Nalapad, Editorial Director of the Sunday Guardian, also joining us in short a bit. Meanwhile, Belly Thomas is with us in Coimbatore. Belly, what are the people saying on the ground in Tamil Nadu, where you are standing? Yes, Rishabh, we are still at that government school, and what we get to know is that there are 5 polling booths. There are 5 places where 2 to 3 polling booths, the EVMs were malfunctioning in Trichy, Thoothukudi, Thiruvannamalai, Erode, and South Chennai is what we heard. So I try to speak to people again. I got a gentleman, youth, Prem Ashwath here, who's a businessman. So you tell me about, like, did you see the candidate and vote, or the party and vote, or a specific issue that? No, sir. Actually, 50% candidate and 50% the party. Okay. Actually, candidate will give preference to the candidate first. The next one is party. Okay. And what are the issues there in this constituency at present, according to you? Sir, actually, many issues are there. The basic issues, because it's based on textile. So the price hike in that nool price and so long, that one, and the other one is that poverty line, inflation, everything is there. So basic is that everyone is facing this inflation, and that this particular area, in the sense that textile industries. Okay, which party that would come into power would solve all these issues? Is what do you think about? Actually, I would like to tell who is democratic. No, democratic should come and rule the country. That is, they should give preference to all the people here, not a specific community or a specific group of people. So I would like to vote for a democratic party. Okay, so that was Prem Ashwath giving us his reaction on. Okay, thank you for that dipstick test. We'll come back to you in just a bit. Let me open up this conversation. Alok Mehta joining us on the broadcast. Alok ji, here we are. It started. Has it started with a bang? Are we going to expect a lot of enthusiasm in the first phase, or is this being one of the quieter elections, sir? How are you feeling? I think the best thing is people are voting and no violence. There's no report, especially from West UP and some other areas, sensitive areas also there in Chhattisgarh. And Tamil Nadu, very crucial for the BJP. It's a very historical moment, because this first time the BJP, in a very big way, I think, is a very ambitious plan for BJP, and not for the seats, but even then they want the more support if they get. For the long term, they want to win the Tamil Nadu, the hearts of the Tamil Nadu, the peoples, how they want to convince the recent, when you just watching that how people want the textile and the employment, the inflation and price rise issue. But even then the DMK, how DMK will deliver it, or the candidate from BJP, president of the party, and very honest person. That's why I think that now they have to choose the party and the candidate. Maybe even few seats they get, then for next elections it will be a miracle for any party. And ADMK also divided. So I think this today is a day for Tamil Nadu. From south we are starting, but in north also, or in northeast. Especially northeast, I think you must have seen, and we have seen how difficult to go in Himalayas for voting. EVM machines, people taking like a trekking, and they are reaching there, the employees. So this is the victory of the democracy. Nowhere in the world we will see in such a remote area, people are going for voting and employees are going there. Okay, all right. We'll just get the audio issue sorted out. My PCR crew are going to get it sorted out. Guys, just pay attention, please. Alok ji, sorry, finish your thought. Thank you. Alok ji, please finish your thought, sir. Oh, yeah. I was talking about the Western UP, the question of Muslim voters. This is also very important. Now is very crucial, because in UP, people talk about how the Yogi Adityanath ji working, and how the Prime Minister Narendra Modi was also trying to win. And with the
Charan Singh got Okay. received his Bharat Ratna. So Western UP is very important after Tamil Nadu. Okay, all right. Let me try to open this up to get our guests into this. Nibir is also joining us very shortly. More reporters are joining us on the broadcast. Vishnu Sharma now joining us from Albar. Kulbhushan is then in Chitwada as we speak, where Nakul Nath, of course, Kamal Nath's son, is contesting. I'm expecting to be listening in to the Pilibhit candidate, Jitin Prasad, very, very shortly joining us on the broadcast. So meanwhile, let me try to get Vishwas Pathak of the Bharatiya Janata Party into this conversation. Vishwas ji, how's it going? Because in the end, let's begin with UP, sir. You should be comfortable there this time around. But what happens if in a couple of days, the Congress comes and says Priyanka Gandhi will be contesting from Raebareli? She gets a lot of attention. And with attention, sometimes comes votes. Okay, all right. Mr. Joshi, I'm told, is joining us instead. Mr. Joshi, can you take that thought, please? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को लोकतंत्र के इस महापर्व की बधाई देता हूं। और जैसा कि पूरा देश आज चुनाव के मूड में आ चुका है और अपने मतदान के द्वारा अपने भविष्य का, देश के भविष्य का और अपने फ्यूचर जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य का ये चुनाव है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस बात को, स्लोगन को आज पूरा देश कह रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, यहाँ से मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पे हम लोग जो समाजवादी लोग हैं और हमारा इंडिया गठबंधन 3 बातों को लेकर लड़ रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं और देश बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जो सूत्र हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है कि पीडीए प्लस इंडिया, ये मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करेगा। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी 80 सीटों के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर है कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त उत्तर प्रदेश में कैसे हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे हाथों में। उस दिशा पे चिंतन मंथन करके माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बार जिताऊ कैंडिडेटों को निकाला है और बहुत चिंतन मंथन हुआ है, बहुत परिवर्तन भी हुए और वो परिवर्तन इसलिए हुआ है कि केवल एक ही शर्त है कि जिताऊ बट भास्कर जी, मेरा भास्कर जोशी जी, मेरा सवाल अलग था। सवाल अलग था कि यूपी में आप आगे हैं, मान के चल लिया आप आगे हैं, लेकिन अगर कुछ ऑपोजिशन, अगर कोई कांग्रेस पार्टी कुछ डिफरेंट करती है, कुछ अलग करती है, बोलती है इस बारी हमने प्रियंका गांधी को रायबरेली में ले आए हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं तो वही बोला है, इंडिया में आ गए ना कांग्रेस के लोग। मैंने बोला पीडीए प्लस इंडिया मीन्स कांग्रेस, सब लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होने के कारण माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पे बोझ है कि वो किस प्रकार सूर्यास्त करेंगे। उस दिशा में उन्होंने पूरा चिंतन मंथन और पूरा अपना एक्सपीरियंस लगा के इस बार कैंडिडेट को लाए हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस को माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाज करा है कि यहाँ के लोगों को, सब लोगों को जो लड़ाई है, जो इनके वादे थे 2014 में, जो माननीय मोदी जी के वादे थे, बाद में अमित शाह जी ने कह दिया जुमले हैं, और जुमले अब नई गारंटी बन के आए। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का है, 15 लाख अकाउंट में है, काले धन की बात हुई थी, महिलाओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई थी। इन सब चुनावी जुमलों पर हम लोग उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता की अदालत के बीच में जा रहे हैं। और जो हमारी जो लड़ाई है वो किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, पिछड़ों की, वो लड़ाई को कैसे हम लोग सामाजिक न्याय लड़ाई को लड़ रहे हैं। Okay, all right. Okay. Let's get Ikram in from the Congress party now. We've been reporting from Kairana where the fight primarily there is between the BJP and the Samajwadi Party. Even in Muzaffarnagar, it is Sanjeev Balian that is up against the Samajwadi candidate Harendra Singh Malik. Ikram, so in these particular seats, it's not the Congress's game, but of course Akhilesh Yadav is in alliance with you. But when it comes to the state of Uttar Pradesh, last time the party won a single solitary seat, that also of Sonia Gandhi. This time, that also seat, we don't know who you intend to bring in to fight. How can you, in the end, look to be the leading national party in the country, even if leading an alliance, if you win nothing, zero from Uttar Pradesh? Good morning to all, and wishing the whole of India all the success for the election that has just started today for our country, which is very important, and everybody should participate in it.
Now, coming to your question, Rishabhji, 2019 was a very different election. You know the dynamics under which that election was played. It was under Pulwama, it was under the cloud of Pulwama and Balakot. And there were certain dynamics under which the people voted at that time. But I am very confident and we are very sure that at this time, that niqab of the nationalism niqab that BJP had worn has worn thin. People have realized after that it has been 5 years that nationalism, that cause of Pulwama was only used to garner votes by the BJP. Therefore, in the last 5 years, nothing has happened. Have you heard what inquiry has been done on Pulwama? What justice has been given to those 40 martyrs? So people understand that BJP just uses issues to fight an election, win an election, and then just discard those things and not even think about it later on. Okay. So this time, the people are voting on real issues. Okay, but Ikramji, the seats which are being contested right now is not a battle. The Congress in UP, for example, in Western UP is not a contender. So if you're not a contender only, how do you win? How do you really become a force in India without even really giving UP a fair shot? No, because we are in an alliance. So we have an alliance where we are fighting 17 seats and 63 are going to our alliance partner, in which the lion's share goes to the Samajwadi Party. So like in every alliance, we help them in the seats where they are fighting and we are not fighting. Our cadre is right behind them. Our cadre is pushing the voters to reach the booth and vote in Muzaffarnagar, in Kairana, in all these places where we don't have a candidate. Okay. And tomorrow, when the shoe is on the other foot, and the voting will happen in constituencies where our candidates are standing, we will get the same support from SP. That is how an alliance works. That is how the alliance is working in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, whichever constituency we are standing in, the DMK cadre is behind us. Wherever the DMK is standing, the Congress cadre is behind them. And yeah, that but, is the most okay, all right. But in a practical sense, are we in a countdown? Are we a few days away from your party announcing Priyanka Gandhi's candidature for Raebareli? Well, I will not like to second guess what the CEC will decide. She has talked about it and she has said that any responsibility that the party gives her, she is ready to shoulder that responsibility. Of course, there's a groundswell. The cadre wants her to stand. And I think so in the next 3 to 4 days, the picture will be very clear. Okay, all right. As a party worker, if there is a lot of publicity, if there's a lot of focus and attention on Priyanka Gandhi contesting for the first time, do you hope that that will help you gain some sense of imagination amongst the voters? It does. It does. When a leader who catches the imagination of the voter stands for election, there is always a galvanization of the voter that happens behind you. There is no two ways about that. We have to concede to it, like in 2014, when Mr. Modi came and stood from Varanasi, it did help the BJP. I will be a false student of politics if I do not agree to that point. So if Priyanka Gandhi Vadra stands from Raebareli, I definitely believe it will give an impetus to our vote share, and it will help the India. Before I get a response from the BJP and go back to our reporters, let me get Alok ji back into this. Alok ji, it cuts both ways. Throughout my entire career, since before it began, we were waiting for Rajnikant to announce his candidature in politics. Roughly for my entire career, we've been waiting for Priyanka Gandhi to announce her candidature in politics. I was initially told by congresspersons, veterans, that she's waiting for the kids to go off to college before she takes a full leap. Then they said that they're waiting for a post-Modi era for Priyanka Gandhi to make the most of it. Then others said that no, if she comes in, she will overshadow Rahul Gandhi, which is what they don't want. So we've been waiting. Now if it happens, will it be a big bang or will it be a damn squib? I think it will be very difficult for her also because, since 1998, I was also visiting these areas, Raebareli and Amethi, and where she was moving. People were thinking, oh, Indira Gandhi is coming, because of not so much literacy and all the rural areas. And 2011, we have reported in my newspaper, headlines in the top news about it, that Priyanka Gandhi soon will join because the very close people of the family, they told me he was also I'm sorry to interrupt you, sir. Conrad Sangma of Meghalaya is just the CM of Meghalaya is speaking out. Let's quickly listen in. Now, it's a healthy democratic practice, and I once again urge everybody to
kindly come out and do cast their vote in this election. Are you optimistic about the election results? Yes, we are. Absolutely. Absolutely. We are very, very optimistic. But as I said, we are still in the election. I mean, of course, we're 100 meters away, but still, we are in the election area. So I would not like to comment too much on it. Thank you. Okay, there you have it. His sister Agatha is contesting from her constituency of Tura, which she is expected to win. The Congress is expected to be leading in the other constituency. We'll find out depending on how the voters of the state decide as things happen. Alokji, sorry I interrupted you. Go ahead, sir. So Priyanka Gandhi, actually, it's too late. Maybe by the part in politics, anybody can come anytime. And you are very rightly said, because family, when Sonia Gandhi used to say, because the children is small and they have to care, because she was aware how she brought up Rahul and Priyanka. But you know, this is for politics for so many years, and the organizational structure is not there. Maybe just because of the goodwill of the Sonia Gandhi or the family, Raebareli and some area, but I think they will use her to campaign for the party. Even it will be more benefit for them. But depend how in Raebareli. Okay, so it could be, so to the best of my knowledge, it will be announced in a few days, either before the second phase or before the third phase, okay? So the party is hoping that, you know, the media focus will come, a buzz will come. A lot of people who might, you know, not be the most enthused, you know, will again see hope in the party, and that might just convince the naysayers that if there are people out there who don't want to vote for the BJP, but then feel that there is nothing to vote for in the Congress, so at least they might feel that there's something. So that's what they're hoping. It's going to be a big bang. We'll find out whether it actually happens or becomes a big bang or not. But then it cuts the other way. Let me get Joshi ji into this conversation. Joshi ji, is the Congress, or have they done a better job? इस बारी जो भी हो, थोड़ा सा उन्होंने सीट शेयर अपना जुगाड़ कर लिया है, यूपी में कर लिया है, दिल्ली में कर लिया है, जो पिछली बारी सीरियसली नहीं कर पाए थे. इस बारी कांग्रेस कह रही है, देखिए हम सिर्फ 340 सीट में कैंडिडेट आगे करेंगे, क्योंकि हमें ये याद है कि करीबन पिछली बारी बीजेपी को सिर्फ 40% वोट मिले थे, 60% वोट बाकी पार्टी को मिले थे. अगर इकट्ठे हो जाए तो आप फिर भी बीजेपी को हरा सकते हैं. क्या इस बारी आपको थोड़ी टेंशन है कि उन्होंने डील थोड़ी और सेटल कर ली इस बारी? देखिए, मेरा जितना 30 साल का राजनीतिक अनुभव, उस आधार पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो ये 2024 का जो चुनाव है, ये डिफरेंट चुनाव है. 2014 में अलग देश का मूड था. 2024 में जो चुनाव हो रहा है, ये केवल आदरणीय मोदी जी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे आधार पे चुनाव हो रहा है. उसका अगर उन्होंने जो वादे करे थे, वो वादे अगर पूरे हो गए होंगे, जिस प्रकार उन्होंने वादा करा 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, 20 करोड़ नौकरी मिल गई होगी, तो सारे वोट उनको पड़ने वाले हैं. अगर उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट आने, अगर सबके 140 करोड़ लोगों के अकाउंट में आ गए होंगे तो उनको सारे वोट पड़ने वाले. अगर उन्होंने कही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मणिपुर में कोई घटना नहीं घटी होगी तो सारे वोट उनको पड़ने वाले हैं. पहलवान बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सारे वोट उनको पड़ने वाले मोदी जी को. और मैं कहना चाहता हूँ, किसानों की आय दुगनी की बात करी थी, अगर किसानों का किलो से स्वागत नहीं हुआ होगा और किसानों को पे आंसू गैस नहीं छोड़ी होगी, किसानों की हत्या के गृह राज्य मंत्री, सारे वोट उनको पड़ने वाले. जो अब जो जनता का जो मूड है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है. जनता का मूड केवल एक है कि आपने जो वादे करे थे और जो आपके अमित शाह जी ने जुमले कहे, अब आप नई गारंटी कह रहे हो, इनका हिसाब कीजिए आदरणीय मोदी जी और फिर वोट लीजिए. और 40-60 का जो आपका भी जो अनुभव है और आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, तो मैं भी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आपका भी कथन ठीक है कि 40% वर्सेस 60%, ये बात था. लेकिन एक और चीज मैं अपने विपक्षी दल की बात बता दूंगा. अटल जी ने क्या कहा था कि कभी भी छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता. अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल है तो उसको बड़ा मन दिखाना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को फॉलो करते हैं. उन्होंने बड़ा मन दिखाने का काम करा और 17 सीटें कांग्रेस को देनी. Okay, so now, so that's how it cuts across, ladies and gentlemen. Either it's giving up. Now, Congress leaders will tell you that every time the party has become a number 3 party in the state, they've never come back to power in that state. Never. In Rajasthan, they're the junior partner. Or really no partner because the deal hasn't come across, and maybe hoping to win
in West Bengal, no partner because no deal has come across, and only hoping to win 1 or 2 seats, maybe other Ranjan Chaudhary's and maybe a few others. In Tamil Nadu, for years, decades, they've been the junior partner. So it's been a problem for them. But then, this time around, could that problem be a stroke of genius? That, listen, we accept that the challenge right now is not the party, the challenge is to bring down the BJP. Once we bring down the BJP, it makes it easier for us to set up the party. And if we have to go along with a bunch of regional allies, all of whom weakened the Congress, because let's face it, Sharad Pawar quit the Congress. Why did he quit the Congress? Because he had a problem with Sonia Gandhi's foreign origin. Mamata Banerjee quit the Congress. Why did she quit the Congress? Because she was not, she felt, being given precedence in the state leadership of the Congress at that point of time and to take on the left. So they all weakened the Congress turn by turn. And if you recall, all of them weakened the Congress. That, of course, the BJP eventually got its chance. Okay, stay with me. I want to come back and have this debate. Let's just touch base with all our reporters once again on the ground. Let's start with Vishnu Sharma, who's in Alwar. Let's get a business end of the stick. विष्णु जी, वहां पर क्या चर्चा चल रही है? क्या मतदान के मुद्दे हैं जो वोटर बोल रहे हैं आपको? देखिए, अभी कुछ देर पहले इसी बूथ पे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो यहाँ वोट डालने आए थे और उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना वोट कहाँ डालेंगे, उनका वोट यहाँ पर नहीं है, फिर किस आधार पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही। कुछ लोग हैं जो वोट डालने आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस मुद्दे को लेकर आज वोट डालेंगे? कैंडिडेट को देख के, पार्टी को देख के क्या रहेगा? देखिए, आपके यहाँ के क्या मुद्दे हैं जो वादे अधूरे रह गए, जो पूरे? एक्चुअली क्या, ये तो एमपी का चुनाव है ना, तो एमपी के चुनाव में तो जो बात है वो तो राष्ट्र की है, राष्ट्र की बात है। लेकिन अलवर में पानी को लेकर बड़ी समस्या है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल पानी की समस्या है। अलवर में क्या, वैसे सब जगह ही है पानी की समस्या, तो अलवर में भी है बहुत पानी की समस्या है। सर, आप भी वोट डालने आए हैं, क्या देख के वोट डालेंगे? मतलब पार्टी देख के, कैंडिडेट देख के, क्या सोच? डेवलपमेंट वो तो है ही, पार्टी देख के तो जो डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री के लिए हो रहा है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ। क्या कितनी खुशी हो रही है वोट डालने? बहुत खुशी हो रही है। क्या देखेंगे वोट डालने से? कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो बेस्ट प्रोटेक्टेड और डेवलप हो। डेवलपमेंट को देख के वोट डालेंगे। हाँ। ये देश का विकास किया है उसके लिए डालेंगे ना। जिसने देश का विकास किया है, राम मंदिर बनवा दिया, देश का विकास कर दिया, और क्या है? आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी कर दी। देखिए, लोकतंत्र की तस्वीर है। लोग व्हील चेयर पे यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और लगातार उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। गर्मी के बीच में लोग लगातार वोट डालने आ रहे हैं। कुछ जो व्हील चेयर पर जो लोग वोटिंग करने आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। अगर आप वोट डालने आए हैं, अपनी लोकतंत्र में भूमिका निभाने आए हैं, क्या देख के वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? राष्ट्रवाद, संस्कृति और विकास। पार्टी और कैंडिडेट पार्टी है ही। Okay. All right. Okay. We've got a dipstick test. Thank you. That was Alwar. Alwar, of course, the sitting MP is of the Bharatiya Janata Party, and the question now is, will the new MP or the new candidate Bhupinder Yadav, technically former Union Minister as of today, will he win? He's being sent to that seat. Mahant Balaknath was the candidate who had won last time around with about 60% vote margin. Now, let's Alwar in Rajasthan. Let's hop across to Coimbatore, where Belly Thomas is with us. Belly, where are you and what are the people around you saying? Voting is happening quite energetically and enthusiastically. We see a lot of people, even if the temperature is soaring, people are coming here and casting their votes. And we see also a lot of good Samaritans coming over here, giving buttermilk to people and encouraging encouraging the voting. So we will ask this person about on what basis are you voting? Whether you're voting for a candidate or a party or for some development that is happening in your constituency. We need the development in our constituency. That's why we are voting.
this is our right, so we are going to vote in. For that only we are waiting for voting. We need a change. Okay. What kind of developments are you looking at, and what are the changes that you are looking at? Here, as per our constituency, we are basically having the poultry farms, and then for weavers that is a power loom. Like that and all, we need some developments, and then for power, interrupted power supply also we need. In the Coimbatore area, we need the interrupted power supply for developing the small scale industries. Okay. So whom do you think that who will come into power will make this difference? That's with our. Yes, okay, yes, absolutely. He's free not to tell us who he's voting for. In fact, that question itself is unavoidable. Let's stick to what issues are at hand. Let people vote in peace. It's always nice to hear from them, but they don't really have to tell us who they're voting for. They're free to vote for whoever you want, and that's the nub of it, and that's the fun of it. Let's open this up to a further conversation. I've heard from Coimbatore. Let me go back to Dibrugarh, where Nibir has been standing by. Nibir, still a lot of people streaming in. Remember, for people watching the broadcast, Assam generally tends to kickstart earlier in the day as per the IST time. So what are people around you saying? How are the numbers turning out? Although it is turning gloomy right here with rain expected, but the visible enthusiasm of the people continues. We have seen elderly people and especially the youngsters turning out in numbers in this area in Dibrugarh. And as you can see here with me, the elderly ladies are also here, and we are going to join with few of the people to find out what they think. नमस्कार, आपका नाम? मनोज कसरी। आप यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं, तो कुछ तो मुद्दा सोच के ही आए होंगे। कौन सा मुद्दा आप सोच के आए हैं? मुद्दा सोच के आए हैं, मतलब थोड़ा परिवर्तन चाहिए हमको। मतलब क्या, सभी को परिवर्तन चाहिए। जितना अभी सभी चीज का दाम बढ़ रहा है, हर चीज का, मतलब अब किससे तो आप नाखुश है प्राइस राइज जो हो रहा है? प्राइस राइज से नाखुश है, और अभी जो वुमेन का यहाँ होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। आपको भी लगता है ऐसे ही? नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल जो जिंदगी, आम जिंदगी जीना मुश्किल हो गया पूरा। अच्छा, तो आप कहाँ भी जाइए, एवरीवेयर यू कैन गो, यू सी there is a problem. So you think this price rise has affected the life? Price rise is totally affected the entire family or entire society. What other issues do you think is important for Dibrugarh as well as for Assam that you consider? Connectivity is very, very poor. Okay. Road connectivity. Okay. Road connectivity. We should also have more flight from Dibrugarh to any other place. We cannot go to. So connectivity is a big concern. हमारे साथ और एक महिला भी जुड़े हुई हैं। दीदी, आप ये बताइए, आप यहाँ पे वोट देने आए हैं, क्या इशू आप सोच के आए हैं यहाँ पे वोट देने? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। महंगाई कम होना चाहिए और एजुकेशन फ्री होना चाहिए। एजुकेशन, हाँ। तो यहाँ पे तो किताब तो दे रहे सरकार फ्री में। हाँ, लेकिन कॉलेज एडमिशन, जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, ये सब भी फ्री होना चाहिए। क्या होता है? There should be some tax on the private school. There should be some caps on private school. They are totally commanding all the education policy. So you can see here the people are quite vocal about the issues that they consider are important for them, and as such they are here. And oftentimes it's what really affects your life immediately that creeps in. Now, whether that becomes a voting issue or not in a national election, it depends from voter to voter. For some, absolutely. For many, not at all. Let me hop across to Ajay Jandial in Udhampur. Ajay, now, as you're moving around, more people have cast their vote. How are the numbers turning out? What's the turnout like? And what are people on the ground saying to you now? Well, Rishabh, yes, we have now reached in another DFO of polling station, which is here in the Udhampur town, and you could see that how long queues can be seen over here, and definitely administration need to be appreciated because it was raining outside, and even after that, people were coming, and administration have also ensured that people, those who are coming for the vote, they can be given shelter during, this polling time. You could see that long queues over here, and people are holding their voter passes so that they can go and cast their vote. Let's speak to the people over here that what they have to say. क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने जा रहे हैं, कैसा नुमाइंदा आप चुनेंगे? जो नुमाइंदा देश के हित में सोचेगा उसी को हम अपना वोट डालेंगे। क्या लगता है 10 सालों में जो काम हुआ है उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, कैसा नुमाइंदा चुनेंगे आज? ठीक है, चुनेंगे, जो अच्छा लगेगा वही दिखेंगे। किस तरह का कैंडिडेट आपको लगता है बेहतर है आपके लिए? क्या सोच के आज वोट करने वाले? जॉब्स वगैरह हैं, यंग बंदों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़े,
और डेवलपमेंट और ज़्यादा हो। डेवलपमेंट और ज़्यादा हो। आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है वोट डालना, और क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में आपके स्थानीय मुद्दे हैं या देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वोट डालने वाले? देखो, वोट तो एक हमारी जिम्मेदारी है, वोट जरूरी डालना है और देश के हित में होना चाहिए। जो भी फैसला, जो भी लीडर आए वो देश के हित के लिए होना चाहिए। लोकल मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं आपके एरिया की डेवलपमेंट या कुछ और? देखो, लोकल मुद्दे का इतना नहीं होता है कि उसको सेट आउट कर सकते हैं लोकल को, मगर जो देश के हित के लिए है, बड़े जो डिसीजन है, जैसे आज बाकी देशों में लड़ाई लगी है तो उसके हित में के लिए देश की ताकत बड़ी जरूरी है। आप पहली बार वोट डालने आए? हाँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। तो क्या सोच रहे हैं, कैसा नेता आपको चुनना है? नहीं, नेता तो अच्छा चाहिए हमें। इस टाइम डेवलपमेंट भी बहुत कम हो रही है देश की, तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा हो जाए। कुछ जॉब वगैरह बहुत कम मिल रही है इस टाइम, तो यही। क्या लगता है जो अभी तक हो रहा है वो ठीक? नहीं, अब तो देखेंगे। अब पहले So you can see, Rishabh, there are mixed, views from the people, those who are basically casting their vote, and they are saying that definitely everything is important for them, and that's why. Okay, it's fascinating because literally this is the power of television, ladies and gentlemen, which unfortunately or fortunately is not easily replicable for analysis that we ourselves do on YouTube and OTT elsewhere, because you can't do this there. You literally, from Coimbatore to Alwar to Dibrugarh to Udhampur, all across the country, right? So literally north, south, northeast, west, okay? We're getting a dipstick test, and you see how the situation is changing. In Udhampur, you're seeing a lot of people talking about security and talking about national issues. In Alwar, it was a mix of national issues and local issues. In Dibrugarh, they've principally spoken about local issues, which is absolutely fascinating. And in Coimbatore, they're talking about democratic parties and this and that, which is telling you, giving you a picture of indication of what is going on. Absolutely fascinating. I'm going to thank all our reporters. We'll come back to all of you in a few minutes. Let me now open this up to our guest, Professor Nalapat, editorial director of the Sunday Guardian, also joining us on the broadcast. Ikram Sindhu still with us, Bhuvan Bhaskar Joshi still with us, Gyanendra Mishra is still with us. Let me open this up to Professor Nalapat. Professor Nalapat, have we seen a clear point established in this election, or is it simply still just about whether you like or dislike Narendra Modi's performance? Are there any other issues? One will like or dislike Narendra Modi's performance based on the impact that the Prime Minister has had over the last 10 years on your own family, on your own lifestyle, and most importantly, on the future of yourself and your family. So I think the two things are interlinked. It's not, it's not the same as, for example, a Bollywood movie star, in which you like the individual for very, if I may say so, insubstantial reasons. Here, if you like the individual, or if you don't like, it is for very substantive reasons. And the substantive reason is that the people of India want more development. They are seeing development take place in India. They want more of that. They are seeing development take place in other parts of the world. They want more of that. They want a better future for their children than they have had. They want, and from their point of view, whoever gives them the assurance of a better future, in my view, is going to get there. Professor Nalapat, so this might be the election, or we don't know, but there is a lot of comfort in the familiarity of the old issues of caste and religion and identity, and a comfort in the knowledge of a government job. These have been the bywords in politics for many, many decades. Why would you feel that this election is the pivot point where the caste and the government job is less important? Well, I'll tell you the pivot point. The pivot point has nothing to do with India. It's to do with the rest of the world. There is definitely taking place a kind of separation, if I may say so, of supply chains from China. We're not seeing that active yet because it needs time for adjustment. But the fact of the matter is that that process has started. And India could be a natural destination for that investment. For that, India needs a government
that is committed to welcoming investment and that is committed to easing the rules of investment. A return to the license Raj, for example, or a regime of high taxation, a regime of vexatious taxation. These are not things that are promoting development. So from my point of view, geopolitically, the two group, the Prime Minister and those who are opposing the Prime Minister, what I call the ABM crowd, anyone but Modi crowd, they have diametrically different views on policy towards externalities, towards foreign countries. And from that, from where investment is concerned, the view that India has been having for the last 10 years is a view that does promote investment into India. The time has come for that, and the question is, for the next 5 years, if that mood continues, a lot of investment will come. On the other hand, if it does not, then we have a problem. Okay. Gyanendra Mishra ji, has this time around, what is different when we see the Congress and we see Rahul Gandhi having had a bad performance in 2014, then an even worse performance in 2019? In the interim of the last 5 years, you've seen Rahul Gandhi has been doing these two major yatras. They've come together with at least some seat sharing deals in at least a few states, more so than they did last time. In terms of having a vision plan, at least they've offered that we will do a survey on caste and we'll do a survey on wealth and we'll offer some 30 lakh government jobs. So they're talking about the old-fashioned ways, but at least they're talking about something. Do you think this is substantially different from 2019? Different enough for the people to be convinced that something is there on the table? So, Rishabh, I think there's two very important factors. See, the perception about Rahul Gandhi as a credible politician has completely taken at a different level from 2019 to now. The way he is being perceived, not only by the thinking people, but also by the masses. It's a very different picture. He is being seen as a highly dedicated and a credible politician who is vested in understanding the issues of the common people, walking down, crisscrossing the country, meeting common people on the road, in the field, on the truck, in the buses, and understanding what matters to the common people. So that change in perception from being perceived the way it has been, the way he was projected down so it is different. This election is different. It's not the same versus the same and therefore the same result. Correct. This is my perception. And when I was hearing your reporter talking to the common people, you see the price rise, the unemployment are the serious issues which is concerning. No. So let's not assume that India is now a perfect place and everything everything, every I is dotted and every T is crossed. Let's not assume that for just a second. We have a long way to go. Some say it'll be 2047. And even once you're a developed country, it doesn't mean you're sorted. Ask the Americans. So let me get Alok Mehta into this for a reverse question. Alok ji, Narendra Modi, how is the Narendra Modi today different as a politician, as a candidate, than he was in 2019 after he'd already been Prime Minister for 5 years? I think he gives the new dreams for the younger generation, for self-employment. He is winning the heart of and mind of the woman. You know, this India, price rise, Rishabhji, I just wanted to mention that since my childhood, from Indira Gandhi days, so I think everybody was talking about the price rise and employment at that time. But unfortunately, what's happening, even Rahul Gandhi is taking the same line, like in a communist regime, that time the Congress regime, the Communist Party used to talk about it. And Prime Minister Narendra Modi is in a different way. He is emerging as a world leader. That is the advantage. Sometimes it creates problem because of the local MLAs or the party worker or MPs. If they are not working well, they are not going to connect with the people.
is surprisingly that just one point about, because our guest was also talking about, how many people Rahul Gandhi meet and help from them, for the employment, for the education, for institutions. I have spoken to a number of people from the Congress party itself. It was very difficult to connect with Rahul Gandhi. Just talking about it and opposing the government is a different thing. But when you are in the public life, you have to help around your people. That's why even the Sonia Gandhi used to help. Okay. But what my experience says, that Narendra Modi is still, if somebody is writing for the remote area. The premise of the question I was trying to establish was, is this then the same as 2019? Same people, same contest, same issues, that your dynasty, you are corrupt versus, you're doing Tanashahi and you'll change the constitution and we are very afraid of ED. Similar kinds of issues, or is something fundamentally different? So we are being told Narendra Modi is fundamentally different. He is, remember 2019, there was no Ram Mandir completed. There was no 370 abrogated. The track record and development far different this time around, and achievements in terms of completely different. I would say completely different. Rahul Gandhi is trying something different now. Whether that actually has an impact on the voters who think is different or not, we will find out. Okay, so let me quickly, before I go back to the reporters, get Ikram Sandhu of the Congress back into this conversation. Ikram, why don't you take it? Take the same thought. So last time around, if we just look back 5 years ago, the principal slogan of your party was Chaukidar Chor Hai. The principal issue was Rafale and a scandal in the defense establishment in the purchase of the Rafales. All the 36 Rafales have now arrived. You're no longer talking about it. So is that to say that there was no scam? Rishabh ji, there was a lot of hanky-panky that happened in Rafale, and we don't know about it. Because things happened in sealed covers, we really don't have the answers to that. So that is the short and correct answer as far as that is concerned. But yes, there are a couple of issues on Rafale which have to be flagged. When we were talking about Rafale, there was supposed to be a technology that was supposed to be transferred to India. We were talking about a deal of 108 Rafales, and after the first 36 Rafales, the rest of them were supposed to be manufactured in India. Dassault was supposed to transfer the technology to HAL in India, and indigenous Rafales were to be paid. This was completely ignored in the agreement that NDA signed. But Ikram, my question was, why is it an issue for you this time? It hasn't been an issue for a long time. This time you're talking about, I'm not saying you're not talking about other issues, you have electoral bonds, other issues, but why not? Why not Rafale? Well, this is one of the issues that is there, but we really don't have a smoking gun as of now because the court came up with a decision and we respect the decision of the Supreme Court. Fair enough. Its name is Supreme Court, therefore it is Supreme. Okay, so why do you think that you can stick the electoral bond issue as some sort of corrupt malpractice? Well, electoral bond, Rishabh ji, anybody with a modicum of intelligence knows that dal mein kuch kala nahi, bahut kala hai. Electoral bonds, the way they were designed, they were so opaque that SBI, for whatever it is worth, had to say that we will require 3 months to actually give the data of who bought the bonds and whom did they give to, when all that they were supposed to talk about were 22,000 bonds. Okay. So that is how opaque the system was. Okay. And people have seen it. I'll just give one example, please, and it will clear it. There was this company by the name of Madan Lal & Co. There are so many of them, we can go into it, which had a profit of 1 crore. And it gave electoral bonds of 184 crore. This defies logic. Even if you'll talk to a kid who is in KG and you tell him, beta, aapki jeb mein 1 rupaya hai और आप 184 रुपीस की कैंडी अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, वो कहेगा जी ये इम्पॉसिबल है. 1 रुपया अगर मेरी जेब में है, मैं 184 रुपीस की कैंडीज अपने दोस्तों को दे ही नहीं सकता. So this was long and short of it, a total scheme to somehow circumvent the black money to white money scenario and round trip money, and there were foreign investors into it who were allowed to invest in electoral bonds. So this has been one of the biggest. Let me quickly get Mr. Joshi back into India. this conversation. Mr. Joshi, then is that the issue? What is different between 2019 and 2024? How is this election different for you? देखिए, मैंने कहा जैसा कि आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड को लेके जा रहा है और देश क्या देख पा रहा है. देश ने देखा है
कि किस प्रकार चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई और ऑन कैमरा हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो पाता तो हमको, आपको और पूरे देशवासियों को न्याय नहीं मिल पाता। आज लोगों में भय है कि क्या मोदी जी के तीसरी बार आने से क्या पूरे देश में चंडीगढ़ जैसी घटनाएं आम हो जाएगी, पहला विषय। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने जो भ्रष्टाचार की नई योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, तो उसको देखिए आप, क्या हुआ उसमें। पहले डंडा हुआ, डंडा किसका हुआ? सीबीआई इनकम टैक्स का हुआ, ईडी का हुआ। डंडे के बाद क्या हुआ? चंदा मिला। चंदे के बाद क्या हुआ? धंधा दिया। तो ये जो नई पॉलिसी लाए हैं, आज इसका जवाब 140 करोड़ लोग आदरणीय मोदी जी मांग रहे हैं कि ये डंडा, चंदा और धंधा, ये क्या क्या नई पॉलिसी आपने क्या है? तो आज उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। और जिस तरह की चुनी हुई सरकारें तोड़ी गई पूरे देश में 10 साल के कार्यकाल में, जिस प्रकार विधायकों की खुली खरीद फरोख्त हुई है, आज जनता को उनका जवाब मांग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनता की गाड़ी कमाई के, टैक्स पेयर के पैसों का हिसाब देना आज इस सरकार की जिम्मेदारी है। Okay, now I'd honestly, for people watching the broadcast, let's not even pretend to say that we understand the entire issue of electoral bonds. And let me just presume for a second that as the lay people, as the citizenry of India, we assume that all political parties are running on money, and they somehow they have an honor among thieves, that nobody actually gets convicted, because let's face it, even the past 10 years, 2G, CWG, Coal Gate, Vadra Gate, this gate, that gate, how many people actually got convicted? I can't think of a single one. I can't think of a single big-time politician who was convicted in the past 7, 8, 9, 10 years. Last person you can think of is Lalu Yadav or Jayalalitha, who's no longer with us. So, strange, okay? But what does matter, and let me get Professor Nalapat onto this. Professor Nalapat, it has to then be a confidence thing. Is it about leadership, or is it that actually the people who are upset or are hassled or want change feel that the only person who can deliver the change with the problems that we still have in the country, that is also Narendra Modi and not necessarily somebody from the opposition? Rishabh, basically it's two competing narratives. One narrative is that India is in a dark period. It's going to get even darker. Freedoms are being extinguished. Rights are being extinguished. The future of the youth is looking very, very bleak. The economy is really not doing badly. Farmers are getting worse off. That is one narrative. The other narrative is that India is rising, that the world is now beginning to respect India, and that you are seeing a situation in which the preconditions for growth have been created, and now the investment needed for growth has to come in the next 5 years. Now, the point of the matter is that if you look at it that way, then the question is, what kind of a country do you believe we are in today? Is it a country that is regressing, or is it a country that is progressing? Now, when you look around the world, you find a much greater appreciation of India, you find a much greater recognition of India, and a huge interest in India. You go abroad, you find a lot of interest in coming to India. Now, at the same time, you have politicians saying that we are going to confiscate money from the rich. Now, if I remember, Mrs. Gandhi had a income tax rate of 97.5%. 97.5% after a fairly meager income would go to the government. Who is going to declare that income? And if you're honest and you don't declare that income, who is going to work to earn so that 97.5% goes to the government? It's not going to happen. So what Rahul Gandhi is saying, wonderful. I mean, for the government jobs, there's a complete fascination for government jobs in many parts of India. It's a fact. Because there have never been anything other than government jobs. What is the other alternative is that the startups get promoted, the private sector gets promoted, so that government jobs don't become important. Now you go to Bangalore, you go to Hyderabad, you go to Gujarat, you'll find that government jobs are not, nobody wants government jobs because the private sector is growing. So the question is, what vision do you have for India? Is it a vision
of a progression all right. towards a better I'm future. sorry to have to interrupt you, sir. This is a very interesting speech, so therefore it is worth listening to. This is the BJP President JP Nadda, who currently is campaigning in Wayanad. Let's listen in. മഹിളകൾ 4 യുവാക്കൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം പ്രധാനമന്ത്രി മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചില പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം. ഇവിടെ ഉജ്ജ്വല പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി സൗജന്യ പാചകവാതക കണക്ഷൻ 10 കോടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുതിയതായി നൽകിയത്. അതിൽ 3,40,000 നമ്മുടെ കേരളം എന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിന് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ജലജീവൻ മിഷൻ ഓരോ വീട്ടിലും പൈപ്പിൽ വെള്ളം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 11,30,00,000 ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം പൈപ്പിൽ പുതിയതായി എത്തിച്ചു. അതിൽ 20 ലക്ഷം വീടുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വച്ഛ ഭാരത് അഭിയാൻ നമുക്കറിയാം. തുറസായ സ്ഥലത്ത് പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവർക്കിന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വച്ഛ ഭാരത് അഭിയാന്റെ ഭാഗമായി ശൌചാലയങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് 2,50,000 കേരളത്തിലാണ്. ഭാരതത്തിൽ 12 കോടിയാണ്. ജൻധൻ യോജന നമുക്കറിയാം. 50 കോടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചത്. അതിൽ 25 കോടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മഹിളകളുടേതാണ്. അതിൽ 2,50,00,000 കേരളത്തിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആവാസ് യോജന പദ്ധതി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും നരസിംഹറാവു ഒക്കെ ഭരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു പഞ്ചായത്തിന് ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന പ്രകാരം 2 വീടുകളാണ് കൊടുക്കുക. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ 4 കോടി വീടുകൾ ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ 2 ലക്ഷം വീടുകളാണ് നമ്മൾ ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുപോലെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഈ രാജ്യത്ത് ദരിദ്രരായ 80 കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി. ആ ജനസംഖ്യയിലെ പകുതിയോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വർഷം തോറും 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് കേരളത്തിലും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലുള്ള കൊടികൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലുള്ള കൊടികൾ നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരിപാടി योजना was given per year per panchayat only 2 Awas Yojana was given, 2 Awas Yojana. But Prime Minister Modi in last 5 years 4 crore houses have been constructed, 4 crore. And you will be happy to note that 2 lakh houses have been constructed in God's own country, Kerala. The same way, if I talk about Ayushman Bharat, 50 crore people, 40% of the Indian population who were in the marginal section of the society, they are getting 5 lakh rupees per year as health cover for the poor people under Ayushman Bharat. And Kerala is not also out of it. Kerala has also been included. सचिन पायलट इस समय सचिन जी क्या लग रहा है अपने राजस्थान का? मुझे लगता है अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। पहले चरण में अधिकांश मत हमको मिलेंगे। इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और बदलाव को देखकर लोग वोट डालेंगे इस बार। 404 का नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, एक सनातन का। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई वेव नहीं है। लोग सोच समझ के वोट डालेंगे। लोग शायद मुंह से ना बोलें, लेकिन उनका जहन जानता है कि 10 साल में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। 2 बार से 25-25 सीटें जीत रही है। इस बार क्या लग रहा है कि ये 2 बार जीते, लेकिन उसका परिणाम 10 साल में राजस्थान को क्या मिला केंद्र सरकार से?
कोई ऐसा बड़ी सौगात प्रदेश को नहीं मिली है, इसलिए लोग इस बार बदलाव की तरफ वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा। ये तो सचिन पायलट जिन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर इस बार जो है कांग्रेस जरूर कुछ ना कुछ अपना करके दिखाएगी, और वो लोगों के सामने जो अपना पक्ष रख रहे थे कांग्रेस के लिए, सचिन पायलट जगह जगह प्रचार भी कर रहे हैं। और आज जयपुर के अंदर अब कुछ देर बाद में यहाँ पर वोट डाल करके और आज वापस से अपने अगले जो दूसरा चरण होगा उसके प्रचार के लिए निकलेंगे। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मनु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। बहुत धन्यवाद भैया। सर मुख्य मुद्दे इस जो लोकसभा का चुनाव उसमें क्या है? मुख्य मुद्दा है कि देश को आगे ले जाना, एक विकसित भारत बनाना, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। सर हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं और हम लोगों ने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये विकास की बाट जो रहा है। सर विकास की बात जो है, यहाँ आज भी सड़कों का हालत खराब है, जबकि पौड़ी से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पौड़ी से बने। लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो इतनी ज़्यादा उम्मीदों पे खरे उतरना एक आपके लिए चुनौती नहीं बन रही है? बिल्कुल खरे उतरेंगे और जितना लोगों की अपेक्षा है उससे ज़्यादा करेंगे। सर आप पलायन की बात कर रहे हैं, तो पलायन मान लीजिए प्रदेश में चल रहा है, रुक रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा पलायन का मुद्दा है पॉलिटिकल पलायन। आदमी पहाड़ पे जीतता है, विधायक बनता है और उसके बाद वो पहाड़ छोड़ करके मैदानी इलाके में चला जाता है। ये राजनीतिक पलायन पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है, इसको भी रोकेंगे, इसके लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे, खुद भी करेंगे और उसको भी रोकेंगे। तो सर जैसे 5 आप कर रहे हैं, 5 के पाँचों जीतने हैं, तो जो हैट्रिक आप लगाने जा रहे हैं उसमें ये जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 2 सीटें आपने बदली हैं, तो उन 2 के बदलने पे आपका क्या कहना है? ऐसे ही तो हमारी पार्टी की योजना है, हम कहाँ पर किसको लड़ाते हैं, कहाँ किसको करते हैं, किसको क्या काम देते हैं। आप मान के चलिए कि हम ये दोनों सीटें भी बड़े मार्जिन से जीते और तीनों भी। मोदी की गारंटी वही में मुख्य मुद्दा होगा कि जो यहाँ पे उत्तराखंड में विकास हुआ है, यूसीसी हुआ है, वो अभी मुद्दे काम करेंगे? सब कुछ मिला जुला के है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो हमारे पास है और उसके कारण हमको पूरे देश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुमत भी मिल रहा है। धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे अनिल बलूनी जी, जो कि गढ़वाल से प्रत्याशी हैं। इन्होंने कई बातों पे अपनी खुल के राय रखी। अब ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में इनकी कितनी बातें सही होती हैं। You casted your vote there in your native. The mood is very good, sir. The mood is very good. We urge all the voters to come out and turn out in large numbers and make sure that democracy thrives. That is more important. All the first-time voters, young generation, everybody should come out. And we are very confident that Tamil Nadu will see a very, very positive result on June 4th. Okay, and what is your take on the entire BJP in the entire state? You will see, sir, the party has grown well. The party has become very strong. And people are very enthusiastic as well. And Modi ji has delivered last 10 years, be it promises and everything. This time I'm very confident it will be a very positive vote. Very positive vote. And what is your contender is Dravida Munnetra Kazhagam Ganapati Rajkumar, who's grassroots level leader is what they say. Don't you think we are not grassroots leader? Yeah, you are. Don't you think people around me are not grassroots leader? Exactly. They have come from Mars and Jupiter and Saturn and they have come and assembled here. But sir, in what margin can you? Sir, in what margin can you? All the best. Bye. Thank you. Thank you. Sorry, ma paakar hai. Nandri. Sir, in what margin? Sir, in what margin can we? Sir, in what margin can we expect, sir? Wait for June 4th, sir. You are here, I am here. Okay, bye ना। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीलीभीत के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद जी। सर, आप पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी से गंगवार जी खड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आप इस पूरे मुकाबले को देखते हैं? कोई मुकाबला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल है और उसकी जो जन कल्याण नीतियाँ हैं और गाँव-गाँव लाभार्थी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिला है, काम के आधार पे, और आने वाले 5 वर्ष में तीसरी सरकार जब मोदी जी की बनेगी, जो भारत की जो रूपरेखा रची जा रही है उसके आधार पर अपार जन समर्थन मिल रहा है। जी सर, जिस तरीके से पीलीभीत को मेनका गांधी और वरुण गांधी की क्षेत्र माना जाता है, उनका संसदीय क्षेत्र ये माना जाता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा दिखाया है, क्या जनता भी आप पर भरोसा दिखाती नजर आ रही है? पूरी पार्टी नेतृत्व से लेके एक कार्यकर्ता सब साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है। और यहाँ आप देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जनता से संवाद, उनके सुख दुख में साथ, और तभी ये वजह है कि नेतृत्व के जो निर्देश हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उसके आधार पे
काम हो रहा है और जनता का समर्थन मिल रहा है। सर, इंडिया अलायंस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो अलग अलग तरीकों से उतार रही है। ये कोई अलायंस नहीं है, ये आपसी एकदम समझिए स्वार्थी गठबंधन है, जो कोई ना पॉलिसी है, ना प्रोग्राम है, ना देश के लिए कोई योजना है। ये बस चुनाव में साथ हो जाते हैं और अपने एसी कमरे से निकल के मंच पे आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जनता इनको बोरी बिस्तर बांध के वापस भेज देती है। सर, क्या उन चुनावों में मोदी की गारंटी देखी जाएगी? मोदी की गारंटी काम करेगी? मोदी जी की ही गारंटी है और उनकी गारंटी की जो विश्वास है जनता के प्रति और जनता का उनके प्रति वो दिख रहा है। सर, बस आखिरी सवाल, कितने परसेंटेज से आप सोच रहे हैं कि आप जीत सकते हैं या कितनी उम्मीदें लेकर चल रहे हैं? वो तो आप जनता से पूछिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद माफ कीजिएगा, जिन्होंने अपनी बात रखी और पीलीभीत को लेकर जो उनका भरोसा है और जो उनकी बात है वो उन्होंने साफ कर दिया है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। बीकानेर लोकसभा सीट से कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, सीधे तौर से आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं सर अपना वोट कास्ट का महापर्व है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मतदान अवश्य करें। किन मुद्दों को लेकर सर आपने जनता के आगे अपनी बात रखी और किस तरीके से आप विकास और सुशासन हमारे दो ही मुद्दे थे कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 10 साल के कालखंड में जो विकास हुआ है धरातल पे पहुंचा, 112 योजनाएं, क्या हाल चाल है मुझे, 112 योजनाएं जो धरातल पर पहुंची है, विकास और सुशासन जो मोदी जी ने जनता के बीच में दिया है, उसके आधार पर पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये प्रमुख मुद्दा इस बार चुनाव में था। पिछले 3 बार से जनता ने आप पर विश्वास जताया है, चौथी बार भी क्या लगता है जनता मौका देगी? 100% मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर की जनता इस बार बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। मगर सर, आपके जो सामने है कांग्रेस से प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और चुनाव में उनको इस बात का जो है जवाब सीधे दौर से मिलेगा। देखिए, मैंने आपको अभी कहा ना कि बीकानेर की जनता बहुत बड़े अंतर से बीजेपी को जिता रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ बीकानेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और सीधी दौर से इनका कहना है कि इस बार भी यानी चौथी बार भी बीकानेर लोकसभा सीट से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, न्यूज़ एक्स। For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.